Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 6, continuation of circular motion topic. Today we are going to solve numerical based on horizontal curve road, then bank curve road और प्लस हम वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जहां पे फ्रिक्शनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सर्कुलर मोशन. ठीक है, सो ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले जो सबसे पहला पॉइंट है जो हमें समझना है कि जो हमने समझा है कि फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन. ठीक है, एन की वैल्यू क्या होगी वो हम कंडीशंस के हिसाब से डिटरमाइन करते रहेंगे. जैसा नॉर्मली अब तक हमने समझा है एन का वैल्यू होता है mg और इंक्लाइन सरफेस के लिए होता है mg cos थीटा. ठीक है, सो ये हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे अगर ऑब्जेक्ट है तो mg होगा, बट इंक्लाइन सरफेस पे होगा mg cos थीटा. बट उसकी वैल्यू अलग भी हो सकती है, हमें वो भी देखना है. ठीक है, और दूसरा क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होगा mv स्क्वायर अपॉन r. ठीक है, और आप अगर v की वैल्यू को आप एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करते हो तो क्या हो जाएगा r ओमेगा. सो इट इज m, v का वैल्यू r ओमेगा है ना, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर से r कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का r न्यूमरेटर के 1 r से कैंसिल हो जाएगा, दैट इज m r ओमेगा स्क्वायर. अभी फिलहाल हमारे क्वेश्चंस के लिए यही दो बेस है. ठीक है, जहां पे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वी विल इंप्लीमेंट. सो हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. ठीक है, और वेरी लॉजिकल क्वेश्चन. सो बस आपको समझने की कोशिश करना है कि करना क्या है इस केस में. क्वेश्चन क्या है, अ डिस्क रिवॉल्व्स विद द स्पीड. एक डिस्क है जो रिवॉल्व कर रहा है विद द स्पीड. यूनिट इसका रेवोल्यूशन पर मिनट है ना, रेवोल्यूशन पर मिनट उसका यूनिट है. मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट अगर यूनिट उन्होंने लिखा है मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द आरपीएम. तो ये स्पीड का मतलब होगा, रेवोल्यूशन पर मिनट का मतलब हो गया ये कि ये दे आर टॉकिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी. मतलब ये फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या दिया इन्होंने 33, ये 1/3. ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट. अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 में मल्टीप्लाई 33 99 प्लस 1 कितना होगा 100. ये हो गया 100/3. ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी किसके टर्म में होगा, इट इज इन टर्म्स ऑफ आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट. अब क्या करना है, इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है. कैसे सेकंड में कन्वर्ट करोगे, तो 100/3 उसको आप 60 से डिवाइड कर दो. 60 से डिवाइड करने के बाद 60/1. ये क्या होगा 100/3. यू कैन राइट दिस वैल्यू एज 1/60. करेक्ट, ये पूरी वैल्यू रेसिप्रोकेट हो जाएगी. देखो काफी लोगों को ये चीजें पता होंगी तो ये क्या है, उनको ऐसा लगेगा वेस्ट ऑफ टाइम है. ठीक है, सो कोई इशू नहीं है. देयर आर सर्टेन पीपल हु आर नॉट एबल टू कन्वर्ट, उनके लिए मैं कर दे रहा हूं. तो ये 5 है क्या हो गया 9 हो गया. क्लियर, ये आपका यूनिट क्या होगा इसमें, रेवोल्यूशन पर सेकेंड. ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या करना है इस केस में. अब बोल रहे अ डिस्क रिवॉल्व्स विद द स्पीड ऑफ 33 1/3 रेवोल्यूशन पर मिनट एंड हैज अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर. जो डिस्क है ना, डिस्क मतलब ये जो डिस्क है, डिस्क का जो रेडियस का वैल्यू है ना, डिस्क का रेडियस है उसको कैपिटल आर ले लो आप. तो जो कैपिटल आर का वैल्यू है उन्होंने कितना दिया, बोल रहे 15 सेंटीमीटर है ना, डिस्क का रेडियस का वैल्यू दिया. फिर क्या बोले, 2 कॉइन्स आर प्लेस्ड एट 4 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क. मतलब डिस्क से एक 4 सेंटीमीटर पे और एक 14 सेंटीमीटर पे कॉइन रखा हुआ है. ठीक है, मान लो जो ना 4 सेंटीमीटर पे कॉइन रखा हुआ है उसको आप R1 ले लो, स्मॉल R1. जो 14 सेंटीमीटर पे रखा उसको आप स्मॉल R2 ले लो. तो एक है कॉइन 4 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, दूसरा कॉइन कहां रखा है 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, फिर आगे क्या बोले, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन्स एंड द डिस्क इज 0.15. कोई एफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब कॉइन के बीच में और डिस्क के सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दिया, मतलब म्यू. तो म्यू का वैल्यू क्या है 0.15 है. ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द 2 कॉइन्स विल रिवॉल्व विद द डिस्क. टेक g as 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मतलब g का वैल्यू आपको लेना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब ये क्या है, ये दो कॉइन में से कौन सा कॉइन में रिवॉल्व होगा, मतलब सेंट्रीपिटल मोशन परफॉर्म करेगा, कौन सा कॉइन उसमें से बाहर चला जाएगा. तो द कॉइन विच इज गोइंग टू रिवॉल्व हमें उस पर फोकस करना है. ठीक है, सो अब इस केस में ना समझने वाला जो पॉइंट है सर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको क्या समझना है कि देखो जब ये रिवॉल्व होता है ना तो होता क्या है, देखो डिस्क है ना, जैसे अभी अगर मैं मान लो कि ये मार्कर का कैप मैंने यहां पे रखा है, मेरा रिवॉल्व लाइक दिस, तो मार्कर का जो कैप है ना वो नीचे गिर जाता है. सो इट इज फॉलिंग डाउन. इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रिक्शन बिटवीन दिस कैप एंड दिस मोबाइल का सरफेस इज नॉट सफिशिएंट है ना. तो फ्रिक्शन अगर स्ट्रांग नहीं है तो मतलब क्या होगा, व्हेन यू रोटेट तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होता है और ये ट्रैक से बाहर आ जाएगा. बट अगर मान लो इसके ऊपर ही कंफाइंड रह जाता है, मतलब ना ये इसके कांटेक्ट में रह जाता है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स
स्ट्रॉन्ग इनफ है, उसकी वैल्यू ग्रेटर है, ये पर्टिकुलर वैल्यू से ग्रेटर होगा, किसके ग्रेटर होगा, किससे लेसर होगा, दैट पार्ट विल डिस्कस। तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ये ना डिस्क इसके ऊपर तभी रिवॉल्व हो पाएगा जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द कॉइन एंड दिस सरफेस और डिस्क, अगर उसकी वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स से अगर आप कंपेयर करोगे तो जब उसके इक्वल होगा तब ऐसा हो सकता है, या उससे ग्रेटर होगा तब उससे ऐसा हो सकता है। शुड बी ग्रेटर और इक्वल, उससे ग्रेटर होगा तो भी चलेगा, उससे इक्वल होगा तो भी चलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब ना फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अभी देखो यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है ना, तो मतलब ये ओमेगा से रिलेट हो सकता है, तो ये क्या होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। अभी आपको समझना ये कि ये आर कोई ना जस्ट ऐसे कोई नंबर जो हम फाइंड आउट करें, अभी इस आर के साथ में आपको ये स्मॉल r1 और कैपिटल R2 को कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये हम ना वो रेडियस की वैल्यू निकाल रहे हैं जहां पे अगर आप कॉइन को रखोगे तो क्या होगा, ये क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, बट ना ये डिस्क से बाहर नहीं जाएगा, मतलब उसके अंदर अगर रहेगा तो इट कैन रिवॉल्व वेरी सेफली, उसके बाहर होगा तो शायद रिवॉल्व नहीं करे। यहाँ पे क्या होगा, आप एन की वैल्यू को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आप कॉइन को यहाँ रखते हो या कहीं पे भी रखो तो जो है वेट विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और उसके ऑपोजिट में क्या होगा, नॉर्मल डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये कॉइन का जो है कॉइन के हिसाब से लेंगे तो एन का वैल्यू होगा mg, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, जहां पे एम एन एम की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है। सो बहुत सिंपल सा ड्रामा है, क्या हमारा टास्क है, हमको ना आर पे फोकस करना है, ठीक है। सो अब क्या होता है कि सारी वैल्यूज को मैं यहां लिखा गया, तो म्यू जी अपॉन क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ये है स्मॉल आर। तो अब ना स्मॉल आर की वैल्यू का मैं लूंगा, तो देखो ध्यान से देखो जरा, स्मॉल आर लेस देन ना, यही ना, स्मॉल आर लेस देन एंड इक्वल टू किसके है, म्यू जी अपॉन क्या है ओमेगा स्क्वायर। तो ये आर की वैल्यू ये क्वांटिटी के इक्वल होगी या उससे लेस होगा, तब वो कॉइन क्या होगा, बाहर नहीं आएगा। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन ना आया हुआ है कई बार, जहां पे आपको ना कंडीशंस दिए होते हैं, 2-3 पोजीशंस होंगे कॉइन के, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा पॉइंट ना है जहां पे कॉइन ट्रैक से बाहर नहीं जाएगा या वो डिस्क से बाहर नहीं जाएगा, एंड विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आपको ध्यान देना है कि अगर इस रेडियस से कम होगा, मतलब जो भी रेडियस आपको मिला रहेगा उससे अगर कम होगा या उसके इक्वल होगा तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, या उससे ज्यादा होगा तो परफॉर्म नहीं करेगा, मतलब इट विल बी आउट ऑफ ट्रैक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, लेस देन वाला लेना है तो आप ले लो, अदरवाइज हम इक्वल टू से कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है, या चलेगा एक यहाँ पे आर लेस देन एंड इक्वल टू, तो म्यू का वैल्यू कितना होगा, तो म्यू का वैल्यू यहाँ पे 0.15 है, म्यू का वैल्यू 0.15, ठीक है, और जी का वैल्यू कितना है 9.8 है, डिवाइडेड बाय ओमेगा का वैल्यू क्या है, सो वी हैव नॉट कैलकुलेटेड वैल्यू फॉर ओमेगा, है ना, एफ का वैल्यू है तो ओमेगा का वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ओमेगा का क्या है फॉर्मूला, ओमेगा होता है 2πf, ठीक है। देखो मैं एकदम आराम से करा रहा हूं सो दैट ना यू कैन अंडरस्टैंड, कहीं पे भी आपको कोई डाउट होगा तो यू कैन क्लैरिफाई, ठीक है, क्लैरिफाई इन द सेंस यू कैन अगेन रिवर्स दिस वीडियो एंड गो थ्रू। ये 2 into 3.14 पाई का वैल्यू मेरे को कहते हैं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी लिया हमने 5/9 लिया है, तो ये 5/9 हो गया। तो अब समझने वाली चीज क्या है, 5 2 10, तो ये कितना होगा 31.4 हो जाएगा, 5 2 10, 10 विल मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो 31.4, ये क्या डिवाइडेड बाय 9। अब कैंसिलेशन करो, सो 9 3 27, तो कितना 4 बचा, 9 4 36, अच्छा 8 बचा, तो 9 8 फिर ये 3.488 हो गया ना, करेक्ट, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। अब इसको अगर अप्रोक्सीमेट कर रहे हो तो क्या कर सकते हो, उसको 3.5 ले लो रेडियन पर सेकेंड, थोड़ा कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा, बराबर। तो ओमेगा का वैल्यू भी मिल गया अपने को, तो कितना वैल्यू 3.5 इंटू 3.5, बराबर। तो ये आर हो गया लेस देन एंड इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 15 8 जा 120, 15 9 जा 135, 135 को 12 से ऐड करोगे तो कितना हो गया 135 को 12 से ऐड कर दो तो कितना होगा 147 होगा, तो ये होगा 147, है ना। तो ये 1 2 3 डिजिट के बाद आपने क्या डेसिमल पुट कर दिया, ये 25 हो गया एंड 4 3 12, मतलब 1225, ठीक है, और यहाँ पे डेसिमल, क्लियर। अब कैंसिलेशन करना है तो देखो एक सिंपल सी बात है ना, जब इसको कैंसिलेशन करोगे ना तो ये तो कैंसिलेशन देखो पहले तो वैल्यू होगा 0 पॉइंट, क्योंकि ना यहाँ पे 1 पॉइंट ये है ना, यहाँ पे डेसिमल और ये इस जगह पे डेसिमल है। तो अब अगर ये 1 टाइम जाएगा फिर उसके बाद ये 1 टाइम आया फिर उसके बाद ये 2 टाइम, मतलब एक प्रॉपर है ना, ये 0.12 पे कैंसिल हो जाएगा, यू कैन चेक विद दैट वैल्यू। सो अब हमको क्या मिला यहाँ पे, तो वी विल कम टू नो कि जो आर का वैल्यू है दैट इज लेस देन एंड इक्वल टू क्या हो गया
0.12 मीटर, ठीक है। तो r लेस देन एंड इक्वल टू क्या हो गया 12 सेंटीमीटर ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वैल्यू क्या होगा कि अगर ना r की वैल्यू 12 सेंटीमीटर के इक्वल है या r का वैल्यू लेस देन 12 सेंटीमीटर है तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, अदरवाइज क्या होगा वो डिस्क से बाहर चला जाएगा, डिस्क से बाहर चला जाएगा। तो लेट्स सी, तो हमारे पास क्या हो गया 4 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, तो क्या है 4 सेंटीमीटर इज लेस देन 12 सेंटीमीटर। तो जो कॉइन 4 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है वो क्या करेगा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और जो दूसरा डिस्क है वो क्या करेगा, दूसरा जो कॉइन है वो डिस्क से क्या होगा बाहर चला जाएगा। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फॉर द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही लॉजिकल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं है, डेटा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मतलब जो मास की वैल्यू होगी या बाकी इंफॉर्मेशन का थोड़ा सा डिफर होगा, बट जो उनका पैटर्न है वो सेम रहेगा। सो इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, अ 70 kg मैन स्टैंड्स इन कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द वॉल, ठीक है, जैसा भी ये वॉल है, इस वॉल के अगेंस्ट में मतलब ऐसे वॉल को होल्ड करके खड़ा है, ठीक है, और कहां पे खड़ा है अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ सिलेंड्रिकल ड्रम, एक सिलेंड्रिकल ड्रम है उसके वॉल के अगेंस्ट में खड़ा है वो, ऑफ रेडियस 3 मीटर, है ना। तो एक पहले सिलेंड्रिकल ड्रम मैं बना लेता हूं, ठीक है, ये होगा सिलेंड्रिकल ड्रम, ओके, और इस सिलेंड्रिकल ड्रम का रेडियस इन्होंने बोला है 3 मीटर है, क्लियर। तो ये इंफॉर्मेशन मैं लिख लेता हूं बिकॉज दिस वी नीड, क्योंकि क्या होगा कि अगर बंदा उसके ऊपर स्टक है, ठीक है, और फिर ये रोटेट हो रहा होगा या रिवॉल्व हो रहा होगा, तो बेसिकली इसका रेडियस ही हमें सर्कुलर मोशन के लिए हेल्प करेगा। सो फिर आगे क्या दिया इन्होंने, रोटेटिंग अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, मतलब ठीक है ना, जो इसका वर्टिकल एक्सिस है उस पर क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है ना, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, इस वर्टिकल एक्सिस पे रोटेट करेगा सिलेंडर, ठीक है। फिर आगे क्या दिया इन्होंने, विथ 200 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी दे दिया इन्होंने 200 रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। लेट्स सी आगे क्या दिया इन्होंने, फिर क्या बोले, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द क्लोथिंग इज, एंड हिज क्लोथिंग इज 0.15, मतलब जो बंदा ना वॉल के अगेंस्ट में खड़ा है तो ऐसा असम्पशन है कि वॉल के बीच में और उसके क्लॉथ के बीच में जो फ्रिक्शन है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू इन्होंने दिया है, दैट इज गिवन एज 0.15, उसकी वैल्यू गिवन है 0.15। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम रोटेशनल स्पीड ऑफ सिलेंडर टू इनेबल द मैन टू रिमेन स्टक टू द वॉल विदाउट फॉलिंग व्हेन द फ्लोर इज सडनली रिमूव्ड। जब ये बोल रहे हैं कि जब वो बंदा ना अगेंस्ट द वॉल खड़ा है इसको पकड़ के, ठीक है, उस टाइम पे फ्लोर है, फ्लोर के सपोर्ट में, अब जैसे फ्लोर को हटा दिया वो अभी भी सिलेंडर के वॉल को पकड़ के खड़ा है ना, और सिलेंडर क्या कर रहा है घूम रहा है ना, इज रोटेटिंग, तो शुड नॉट फॉल फ्रॉम दैट सिलेंडर, मतलब उतना ज्यादा उसके ऊपर ना फोर्स एक्ट होना चाहिए, मतलब उसके कांटेक्ट में रहे। तो ये बोले एंगुलर स्पीड की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट शुड बी द एंगुलर स्पीड, मिनिमम एंगुलर स्पीड का वैल्यू, तो ओमेगा मिनिमम, ये क्वेश्चन मार्क है। फिर अब इन्होंने, अच्छा इतना ही इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। सो अब ये क्या कह रहे हैं, समझने वाली बात है, यहां पे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है दिस इज गिवन जस्ट लाइक दैट, इसका कोई यूज नहीं है हमारे लिए। अब हम क्या करते हैं ना, इसके डायग्राम पे फोकस करते हैं कि ये क्या कहना चाहता। तो डायग्राम में देखो, अगर आपको असम्पशन है कि कोई बंदा इसको ऐसे चिपक के खड़ा है, तो अब इसके बाद ना आउटसाइड भी खड़ा हो सकता है, उसको चिपक के अंदर भी हो सकता है, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से ना दे हैव टेकन इनसाइड, मतलब उनका, तो ऐसे मोस्टली ऐसे क्वेश्चन में बाहर होगा तो वो डेफिनेटली रोटेट होगा, विल गो आउट ऑफ ट्रैक, तो मतलब इस पे चिपक के ही रहेगा, तो हमको ना इनसाइड से लेना पड़ेगा। मान लो कि बंदा इसके ऊपर चिपका हुआ, देखो ये एक्चुअली मैंने एज अ ऑब्जेक्ट टाइप इसको ड्रॉ किया, बट बंदा हो सकता है अंदर से इस तरीके से चिपका हुआ है इसको, बराबर, अंदर से है ऐसे चिपका, ये अगर ये ट्रांसपेरेंट होता तो आपको बंदा ऐसे दिखाई देता, बराबर, या नहीं तो हो सकता हाथ फैला के चिपका हुआ होगा, तो आप उसको यहां पे कंसीडर करो, ये वो बंदा यहां पे खड़ा है, ठीक है। अब मैंने ऐसे बॉक्स टाइप ले लिया, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ इन दैट केस। तो ये क्या होगा, इसका वेट एक्ट होगा व्हिच इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। अब क्या होता है, देयर इज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मैन, या ये बंदे के ऊपर। अच्छा, उसका ना मास का वैल्यू भी दिया हुआ था, द मास ऑफ पर्सन वाज 70 kg व्हिच आई डिड राइट, ठीक है। सो ये हो गया। अब ये जो हो गया फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है ना, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ना वो या तो इसके इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा, बराबर। तो फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी ग्रेटर देन और कैन बी इक्वल टू व्हाट, mg। हमको ग्रेटर देन से नहीं है, इक्वल टू भी होगा तो भी चलेगा, तो हमने मान लिया चलो ठीक है फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू mg के इक्वल है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब एक और पॉइंट होता है ना नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का देखो क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है कि अगर आपने हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, बराबर,
इस पर अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका जो नॉर्मल डायरेक्शन है इधर एक्ट होगा, बराबर, वर्टिकली अप। और जो दूसरा है, अगर इंक्लाइन सरफेस होगा उस पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा दैट विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, क्लियर। और अगर वॉल है उसके ऊपर अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो उसके ऊपर जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा ऐसे एक्ट होगा। तो नॉर्मल डायरेक्शन का देखो, ऐसा कंपल्सरी है कि नॉर्मल डायरेक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू बैलेंस द वेट। नॉर्मल डायरेक्शन का टास्क बहुत सिंपल सा होता है। नॉर्मल डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा ना जिस भी सरफेस पे रखा होगा वो उस सरफेस को परपेंडिकुलर होगा। तो ये सरफेस है, ऑब्जेक्ट जिस पे रखा हुआ है तो उसको ये क्या होगा, नॉर्मल डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा। देखो अब यहाँ पे देख लो, ये जो नॉर्मल है इस सरफेस को परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो नॉर्मल है इस सरफेस को परपेंडिकुलर है। बस उसी रूटीन को हमें यहाँ पे फॉलो करना है। यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, तो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। अब क्या होगा, जब ये रिवॉल्व हो रहा है या रोटेट हो रहा होगा तो रोटेशन के टाइम पे सेंट्रीपिटल फोर्स विल कम इनटू कंसीडरेशन। तो नॉर्मल रिएक्शन ना सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करेगा। समझ में आ रहा है? तो अब हमें एक नया पॉइंट मिल गया कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसको बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv² अपॉन r, बट इन्होंने ना मिनिमम पूछा है तो ये होगा mr ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ये क्वेश्चन आपका ना नॉर्मल रूटीन वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो यहाँ पे हमारा सोचने का पैटर्न भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो देखो अब ये क्या कह रहे हैं ना कि जैसे कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स लेते हैं ना, सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू हमने ये लिया है, ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हमें यहाँ पे mg मिला है। और उसके अलावा अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू लेता हूं तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला हमने अब तक क्या लिया था, F इज इक्वल टू म्यू एन, क्लियर। अब ना इनका क्वेश्चन का क्या टास्क है कि ये क्या कह रहे हैं ना कि द पर्सन शुड स्टक टू दैट बॉल। जब ना रोटेशन हो रहा होगा तब तक वो ना स्टक होना चाहिए उस बॉल को। तो स्टक होने के लिए ना विच फोर्स इज मोर रिस्पॉन्सिबल, यहां पे ये फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा ना इस टाइम पे रिस्पॉन्सिबल है नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आ रहा है? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ही है ना जो सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। मतलब रोटेशन जितना ज्यादा होगा या जितना फास्टर होगा उतने ज्यादा चांसेस है टू रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द वॉल। तो नॉर्मल रिएक्शन वाला कंपोनेंट शुड बी मोर, ये चीज को आप ध्यान देना। यहां पे क्या होगा कि अगर आपने फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू एन जनरली आप लिखते हो, बट यहां पे लिखना पड़ेगा कि जो म्यू एन कंपोनेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों? क्योंकि ना अभी नॉर्मल रिएक्शन है एंगुलर स्पीड, यानी तो यू कैन से सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंसिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का जो है ना वैल्यू ज्यादा होगा तब वो उसके कांटेक्ट में रहेगा, करेक्ट ना। क्योंकि इस डायरेक्शन में देखो ये फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा कम होगा तो उसको वर्टिकल डायरेक्शन में सेट करेगा, बट अगर इस डायरेक्शन में सेट करना है टू कीप दैट पर्सन इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द बॉल तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स अपनी नॉर्मल डायरेक्शन को बैलेंस कर रहा है, बराबर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी इक्वल टू म्यू एन और कैन बी लेस देन म्यू एन। तो म्यू एन की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। इसको आप ले लेते हो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट नो इश्यू, आप थोड़ा कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब अगर ना ये वैल्यू कम होगा तो क्या फर्क पड़ता है, समझो ये वैल्यू लेस हो गया। ये वैल्यू लेस होने से प्रॉब्लम ये होता है कि ना जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कम होगी तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम होगी, तो क्या होगा ना ये जो है कॉन्टेक्ट विद द वॉल है वो छूट जाएगा। समझ आ रहा है? तो वॉल से कॉन्टेक्ट छूट जाएगा तो फ्रिक्शन और एमजी चाह के भी उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो अब इसके लिए क्या करना, ये वैल्यूज अगर ग्रेटर है तो कोई इशू नहीं है, फिर तो हम चीजों को बैलेंस कर लेंगे। अभी क्या बोल रहे हैं ना, आप इक्वेशन 1, 2 की वैल्यू को आप 3 में पुट कर दो, है ना। तो यहां पे मेंशन कर दो, सो पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन नंबर 3 एंड व्हाट डू वी गेट, जो फ्रिक्शन की वैल्यू हो गया mg हो गया, क्लियर, लेस देन एंड इक्वल टू, ये म्यू का वैल्यू म्यू ही रहेगा। व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू mr ओमेगा स्क्वायर मिला हमको, mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे m और m की वैल्यू कैंसिल हो गई, क्लियर। अब अगर यहाँ पे अरेंज करके तो g अपॉन क्या होगा, ये म्यू r यहाँ पे आ गया, है ना, लेस देन एंड इक्वल टू, क्लियर, लेस देन एंड इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। तो अब वो हिसाब से देखो तो ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ना, ये क्या होगा g अपॉन म्यू r। देखो ग्रेटर होगा तो कोई मतलब ही नहीं है ना। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जो इक्वल टू वाली वैल्यू वो मिनिमम है, मतलब सम वैल्यू के इक्वल है वो मिनिमम वैल्यू का इस केस में। अगर उससे ग्रेटर वाले लोगे तो मैक्सिमम हो जाएगा ना, फिर उससे ग्रेटर मतलब हमको मिनिमम निकालना है। तो मिनिमम के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो मिनिमम के लिए जो ओमेगा स्क्वायर है दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, g अपॉन म्यू r, है ना। इक्वल टू वैल्यू ही क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगी, उसके बाद तो वैल्यू उससे ज्यादा ही होगा। तो अभी क्या होगा, ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ g अपॉन म्यू r। अब वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अच्छा अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि इक्वल टू है ना, तो ये ओमेगा मिनिमम स्क्वायर, ये ओमेगा मिनिमम, यहां तक क्या है ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, बट जैसे मैंने इक्वल टू लिया तो वो मिनिमम वैल्यू हो गई उस सीरीज का, ठीक है।
सो अब ओमेगा मिनिमम इज इक्वल टू, अब क्या जी का वैल्यू कितना है आपके पास, जी का वैल्यू हमको लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेना आपको। और उसके बाद म्यू का वैल्यू कितना, म्यू का वैल्यू 0.15, ठीक है। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 3 मीटर ना रेडियस। तो अब अगर उसको अंडरस्टैंड करोगे तो ये 10 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो 4.5 एक हिसाब से देखे तो, ठीक है। और आप 10 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 100 हो गया, अपॉन कितना हो गया 45 हो गया, क्लियर। सो अच्छा एक मिनट, ये ये 0.45 है तो ये 1000 अपॉन 45 होगा, क्लियर। मतलब 100 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो ये होगा 5 9 हो गया एंड 5 2 10 और ये 200, तो क्या हो गया ओमेगा मिनिमम की वैल्यू आपको मिलेगी अंडर रूट ऑफ 200 अपॉन 9, ठीक है। तो अब 200 में से 2 इंटू 100, तो 100 का रूट लिया तो 10 हो गया, 9 का रूट लिया तो 3 हो गया, फिर क्या होगा रूट 2, करेक्ट। तो ये 10 रूट 2 का वैल्यू 1.414 डिवाइडेड बाय 3, तो अब ये हिसाब से हो जाएगा 14.14 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना होगा 3 4 12 हो गया, है ना। 2 लेफ्ट आउट, तो 3 7 21, फिर 3 1 तो 4.71 रेडियन पर सेकेंड। यह है मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी या मिनिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी विद विच दिस cylinder should rotate, cylindrical drum should rotate so that that person will be in contact with the wall, ठीक है, and will not fall down the moment base is removed। जिस बेस पे वो खड़ा था या जिस फ्लोर पे खड़ा था उसको रिमूव करने के बाद भी वो क्या करेगा, गिरेगा नहीं। और ये क्या है, ये तो रेवोल्यूशन का स्पीड है ही, इससे कोई हमें मतलब नहीं है। अगर इससे भी आपको निकालना होगा कि मतलब ना वो बंदा कांटेक्ट में रहेगा या नहीं रहेगा, इन्होंने मिनिमम वैल्यू पूछा, इन्होंने नहीं पूछा है कि वो बंदा कांटेक्ट में रहेगा या नहीं रहेगा। नहीं तो अगर आपको वैसा करना होता तो आप एफ की वैल्यू को कैलकुलेट करते। तो अगर ये वैल्यू ना अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से कम होगा तो देयर विल बी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है ना। मतलब ये वैल्यू अगर आपको समझना है कि इस रोटेशन पे वो गिरेगा या नहीं गिरेगा तो आप वो हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? सो नाउ वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल फॉर horizontal curve road, maximum speed for the horizontal curve road and then bank curve road। तो maximum speed for the horizontal curve road के लिए क्या है, देखो ये horizontal curve road के लिए जो maximum speed का फॉर्मूला है, तो horizontal curve road, ठीक है। सो मैक्सिमम द surface speed क्या है, v max is equal to under root of mu r g, where mu is the coefficient of friction between टायर्स एंड सरफेस ऑफ रोड, ठीक है। और ये क्या है, बैंक्ड रोड के लिए, बैंक्ड रोड के लिए, बैंक्ड कर्व रोड, ठीक है। अब इसमें ना देखो क्या है, आपने डेरिवेशन क्या होगा तो आपको पता होगा। इसमें मैं निकाला ऑप्टिमम स्पीड, ऑप्टिमम का मतलब होता है ना मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट, यू कैन से स्पीड किसके लिए, टू अवॉइड वेयर एंड ट्रेड ऑफ टायर, ठीक है। टायर्स ना ये ब्रेक नहीं हो या उसमें कोई ना ये टायर शुड नॉट टर्न, तो उस केस में सेफली आप टर्न कर पाते हो, तो उस केस में क्या होना चाहिए, मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू विदाउट हार्मिंग एनीथिंग। सो उस केस में जो v का वैल्यू है वो क्या है, अंडर रूट ऑफ, ये फॉर्मूला बहुत स्पेसिफिक है, RG tan थीटा, समझ में आ रहा है। ये हमने ना जो बैंकिंग ऑफ रोड के टाइम पे ना जो हमने ऑप्शन लिए थे उसमें से एक ऑप्शन में ये है, ठीक है। और उसके बाद होता है परमिसिबल, है ना, परमिसिबल स्पीड या मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड या परमिसिबल स्पीड आप ले लो, किसके लोगा, फॉर सेफ्टी, क्लियर, विदाउट स्किडिंग, ठीक है। व्हीकल ना स्किड नहीं होना चाहिए और वो सेफली ड्राइव कर सको आप, मैक्सिमम स्पीड उस टाइम पे क्या हो गया, तो ये v इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला तो हमने जो नॉर्मल फॉर्मूला जो ड्राइव किया था वो वाला हो गया, ये RG हो गया, ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको, ये जो भी इसको आप सॉल्व कर रहे हो तो ये होगा tan थीटा, ठीक है, प्लस म्यू मिलेगा आपको इन ब्रैकेट 1 माइनस म्यू tan थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले जो हम यूज करेंगे अभी जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उनके लिए। नाउ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूले, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ बेंड इन अ लेवल रोड, ठीक है, मतलब एक लेवल रोड है उसमें जो बेंड है, ठीक है, हैज अ रेडियस, मतलब वो रोड के रेडियस की वैल्यू इन्होंने बताया, तो रेडियस की वैल्यू क्या हो, रोड के रेडियस की वैल्यू है 100 मीटर,
ठीक है। सो अ बेंड इन अ लेवल रोड हैज अ रेडियस ऑफ 100 मीटर्स। तो ये अगर डेटा में लिखना है तो आप आर की वैल्यू आपने 100 मीटर्स लिख दिया, ठीक है। फिर क्या दिया, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड विद व्हिच कार टर्निंग दिस बेंड में हैव विदाउट स्किडिंग। मतलब मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू बताओ विद व्हिच दिस कार कैन बेंड अलोंग दिस रोड विदाउट स्किडिंग। तो वो क्या, तो पहला वाला फॉर्मूला ये है, तो वी मैक्स बेसिकली पहले वाले फॉर्मूला वाला कंडीशन है, तो हमें वी मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर क्या दिया इन्होंने, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड इज 0.8, म्यू का वैल्यू दिया इन्होंने, रोड और टायर के बीच में 0.8 है। तो आपको ना फर्स्ट वाले फॉर्मूले के हिसाब से फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, वी मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कर्व रोड के लिए, तो म्यू आर जी, तो ले लेते हैं अंडर रूट ऑफ, म्यू का वैल्यू कितना हो गया, म्यू का वैल्यू 0.8, आर की वैल्यू कितनी है 100 है, जी का वैल्यू कितना है 9.8 है। तो लेट्स सी अंडर रूट ऑफ, अब 8 ना 8 जा कितना 64 हो गया, 8 9 जा 72 एंड 6 कितना हो गया 78 हो गया, 72 एंड 6 ना, इसका 6, तो ये 1 2 डिजिट ना, तो यहाँ पे डेसिमल, ठीक है, इनटू 100। तो अगर आप आगे लोगे तो क्या होगा, ये 784 हो गया। तो 784 का रूट कितना होता है 28 होता है, तो 28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, और इसमें क्या होगा कि आपको ये बैंक रोड के ऊपर बेस्ड है। हाँ, यहां पे एक पॉइंट है जो मैं ना मेंशन कर देता हूं कि 10-15 का वैल्यू, 10-15 का वैल्यू जो होता है ये होता है 0.2679। तो कहीं पे भी 10-15 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू आपको 0.2679 लेना है, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली विल गो अहेड। सो अब लेट्स सी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, अ सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर, मतलब जो रेस ट्रैक है उसके रेडियस की वैल्यू है 300 मीटर, तो आर का वैल्यू है 300 मीटर, ठीक है। दिस इज द न्यू क्वेश्चन, ओके। फिर क्या दिया है, इज बैंक एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। अच्छा, बैंकिंग ऑफ रोड का वैल्यू भी दिया है 15 डिग्री पे, रोड को क्या कर दिया, बैंक कर दिया, तो मतलब कुछ इस तरीके का कंडीशन, बराबर ना, ये है 15 डिग्री, हाँ, और जो रोड है आपका, इन्होंने इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑफ रेस कार एंड द रोड इज 0.2, मतलब म्यू का वैल्यू है 0.2। फिर क्या बोला इन्होंने, व्हाट इज द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ रेस कार टू अवॉइड वेयर एंड टेयर ऑन इट्स टायर्स, मतलब आपको ना ऑप्टिमम स्पीड निकालनी है। तो फर्स्ट है ऑप्टिमम स्पीड, है ना, ऑप्टिमम स्पीड टू अवॉइड वेयर एंड टेयर, ठीक है, ऑफ टायर्स। ये पॉइंट लिखना पड़ेगा क्योंकि ना दो वेलोसिटीज, दो स्पीड पूछा इन्होंने, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, करेक्ट। दूसरा क्या बोला इन्होंने, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग, मतलब मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड मतलब ये हो गया, सो ये हो गया यहां पे ना परमिसिबल, मतलब यहां पे मैक्सिमम परमिसिबल ये है टर्म, सो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड किसके लिए, ठीक है, फॉर सेफ्टी विदाउट स्किडिंग, क्लियर। तो अब आपको क्या, जब फॉर्मूला फाइंड आउट करोगे तो उस टाइम पे आप डायरेक्टली भी लिख लोगे तो भी चल जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट को वी विल सिंप्लीफाई, जो है ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या है, ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये है rg है एंड दिस व्हाट tan थीटा, क्लियर, अंडर रूट ऑफ r का वैल्यू कितना है बॉस, r का वैल्यू दिया हमें 300 मीटर, करेक्ट, g का वैल्यू हम लेंगे 9.8, tan 15 डिग्री, करेक्ट ना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया इन्होंने कि थीटा का वैल्यू 15 डिग्री, एंगल ऑफ दिस बैंकिंग, अंडर रूट ऑफ, तो अगर आप इसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, 3 8 जा 24, क्लियर, 3 9 जा 27 एंड ये 294 हो गया, एंड दिस 20 विल ऑल्सो मल्टीप्लाई, तो ये बेसिकली हो गया 2940.0 इंटू 1050 की 15 की वैल्यू कितनी होगी 0.2679, क्लियर। अच्छा, अब देखो ये वैल्यूज आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगा जो भी आपको मैं मेंशन करूंगा, 787.626 मिलेगा, क्लियर। अगर आपको ध्यान से देखोगे 787 वेरी क्लोज टू व्हाट 784,
मतलब 28 पॉइंट समथिंग आएगा, करेक्ट। ये आएगा 28.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू हो गया, ऑप्टिमम स्पीड की वैल्यू हो गई विद विच वन कैन ड्राइव दैट व्हीकल सो दैट इट विल अवॉइड द वेयर एंड टेयर ऑफ टायर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा क्वेश्चन में, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, है ना। यहां पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए रहेगा हमको, तो वो वाला हम बाद में रब कर लेंगे। तो v का वैल्यू क्या है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या मिला हमको, rg इन ब्रैकेट हमको मिला है tan थीटा प्लस क्या मिला है, म्यू मिला है, करेक्ट ना। ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस म्यू tan थीटा। सो लेट्स सी, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू है 300 इंटू ये कितना है 9.8, ब्रैकेट में tan 15, करेक्ट, tan 15 डिग्री प्लस म्यू का वैल्यू कितना है 0.2 है, कोई इशू नहीं। 1 माइनस म्यू का वैल्यू क्या है 0.2 है इंटू tan 15, है 10-15 डिग्री, क्लियर। अब ना वहां पे थोड़ा सा स्पेस है, तो हम यहां पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। स्पेस है इन द सेंस ये क्वेश्चन रब करके स्पेस क्रिएट होगा। सो अभी क्या वैल्यूज मिलेगा हमको, 300 इंटू 9.8 आपने यहां पे मल्टीप्लाई किया ना, 300 9.8 का वैल्यू होगा 2940, तो ये होगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये कितना होगा 2940 इंटू, बराबर। अब वैल्यूज में क्या, 10-15 का वैल्यू क्या है, 10-15 का वैल्यू 0.26 है ना, 0.2679, फिर क्या है प्लस है 0.2 है, क्लियर। अपॉन क्या है, ये 1 है, माइनस 0.2 है इंटू वो कितना होगा 10-15 की वैल्यू का 0.2679। तो चलो ये v इज इक्वल टू, ये है अंडर रूट ऑफ, ये कितना होगा 2940 है पहले से। अब ये उसके साथ में ऐड हो जाएगा तो 0.2 ऐड होगा ना, सिर्फ यहां पे ये वैल्यूज ऐड हो गए, तो क्या होगा 0.4 हो गया 679, 0.4679 हो गया, करेक्ट। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का भी ध्यान दो जरा, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ये 1 माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 18, करेक्ट, 2 7 14 1 15, 2 6 12 1 13, 2 2 4 1 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 ये 5, फिर इसका डेसिमल, फिर ये 0 हो गया, करेक्ट। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1375.626, अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे। अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना एक बार। अब देखो यहाँ पे नहीं 1 है, तो ये कैरी फॉरवर्ड करेगा, यहाँ पे नंबर अगर ये है, अगर माइनस करोगे सबट्रैक्ट, तो यहाँ पे होगा 10 होगा, तो 10 को अगर 8 से माइनस किया तो क्या होगा 2 हो गया, यहाँ पे 9 होगा तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9 होगा तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9 होगा तो क्या होगा ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 9 होगा तो वो 9 ही रहेगा, तो ये 0.9642, तो अभी v का वैल्यू क्या होगा अंडर रूट ऑफ। सो अगर आप इसका कैंसिलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 1453.5, ठीक है, कैंसिलेशन करने आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो अब अगर आपने इन वैल्यूज का रूट लिया, इनका रूट क्या होता है, इनका रूट होता है 38.12 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये सारी वैल्यूज मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, तो मुझे आइडिया है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। बट क्या होता है कि जब भी आप सॉल्व करोगे दैट टाइम यू नीड टू नो हाउ टू कैलकुलेट, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करना है वो आपको मैंने बताया है, बट कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू क्या आएगा दैट यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हमें क्या करना, जस्ट वी आर ट्राइंग टू लर्न कि कैसे हमें अ पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये क्वेश्चन ना एग्जाम में कई बार आए हुए हैं ऐसे टाइप के, जहां में भी आपको ऑप्टिमल स्पीड पूछा है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वी हैव टू अप्लाई ये RG 10 थीटा, या कभी कभी बोलता है ना फाइंड द स्पीड टू अवॉइड वेयर एंड टेयर, तो आपको ये समझ लेना है। और फिर ना यहां पे अगर उन्होंने बोला है कि विदाउट स्कीटिंग, अगर उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में, तो आपको ये फॉर्मूला पूछा है, समझ में आ रहा है। अगर बैंक रोड के केस में होगा, यानी तो परमिसिबल स्पीड दिया, तो दीज आर द की पॉइंट्स। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है, पहले केस में की पॉइंट है ऑप्टिमम, और दूसरे में क्या है, यहाँ पे उसी केस में वेयर एंड टेयर, और यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। एक तो एक ही पॉइंट हो गया, दूसरा विदाउट स्कीटिंग, समझ में आ रहा है। तो ये जो है टर्म्स है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल सॉल्व वन न्यूमेरिकल व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द नीट एंड जेईई पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस आपके लिए ना इमेजिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट इट हैपेंस, है ना। अगर आप देखोगे तो काफी जगहों पे वैसा कंडीशन मिलता है, जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यू विल रियलाइज कि ना वैल्यू इतना स्मॉल है, शायद आपको ना रियलाइज भी करना मुश्किल होगा, ठीक है। सो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, देन यू विल गेट आइडिया। तो विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया इन्होंने, अ ट्रेन हैज टू नेगोशिएट अ कर्व ऑफ 400 मीटर, ठीक है।
तो आप जो कर्व उनका ट्रैक है वो आप कंसिडर कर लो, जो कर्व ट्रैक की वैल्यू है उसको नेगोशिएट उनको करना है, तो ये कर्व ट्रैक है, ठीक है। तो समझो कि ये पहले ये कंडीशन में रहा होगा, और ये जो कर्व ट्रैक है उसके जो रेडियस की वैल्यू है उन्होंने वो दिया है 400 मीटर है, ठीक है। तो आप ऐसे इमेजिन करो, जो आर का वैल्यू है दैट इज गिवन एज 400 मीटर, हैज टू नेगोशिएट अ कर्व ऑफ 400 मीटर, बाय हाउ मच शुड द आउटर रेल बी रेज्ड विद रिस्पेक्ट टू द इनर रेल फॉर द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब जो आउटर एज है ना, मतलब ये आउटर रेल को क्या करना, थोड़ा सा ऊपर उठा लेना, जो दो रेल्स है उसमें से सेकेंड रेल को थोड़ा सा ऊपर उठा लेना। तो ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में वही पूछ रहा है, बाय हाउ मच शुड द आउटर रेल बी रेज्ड, हाउ मच इन द से एंगल नहीं पूछ रहा, वो हाइट पूछ रहे हैं, मतलब कितने हाइट से इसको हमें क्या करना है, रेज करना है, ठीक है। और ये क्या है, एंगल थीटा, क्लियर। तो यहां पे एक्स की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, क्लियर, और आर का वैल्यू हमको मिला है 400 मीटर। फिर आगे क्या बोला इन्होंने, एक और पॉइंट मेंशन किया था इन्होंने, हाउ मच शुड द आउटर रेल बी रेज्ड विद रिस्पेक्ट टू द इनर रेल फॉर द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर जो स्पीड है जिससे वो ड्राइव कर रहा होगा या जिससे ये ट्रेन ट्रैवल कर रही होगी वो स्पीड होगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड के लिए कितना हमको उसको रेस करना है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 48 इंटू वॉट 5/18, क्लियर। तो 2 9 जा और ये क्या होगा 24 हो गया, क्लियर। तो 3 3 जा और ये क्या होगा 3 8 जा, ये कितना होगा 40/3 हो गया, है ना, मीटर पर सेकंड। मतलब मीटर पर सेकंड में स्पीड की वैल्यू हमको मिल गई, मतलब विथ व्हाट स्पीड ट्रेन इज गोइंग टू मूव अलोंग दिस रूट। अब बोला डिस्टेंस बिटवीन द रेल इज 1 मीटर, तो डिस्टेंस बिटवीन द रेल मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस का वैल्यू है ना वो 1 मीटर है, तो उसको आप एल ले लो, एल की वैल्यू क्या होगी 1 मीटर हो गई, क्लियर। तो अब वो भी लिख लेते हैं, यहाँ पे एल का वैल्यू होगा 1 मीटर। सो अब ये क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि हाउ मच शुड बी द आउटर रेल टू बी रेज्ड। सो अब ये क्वेश्चन है जो हमने नॉर्मली सॉल्व किया था, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो ऑप्टिमम स्पीड वाला जो आपको कंडीशन है, ऑप्टिमम स्पीड वाला फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, हमको क्या मिला था rg tan थीटा, बराबर ना। तो अब दोनों साइड में स्क्वायर ले दो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला आपको rg tan थीटा, क्लियर। तो tan थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, सो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg, क्लियर। अब ये क्यों कर रहे हो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर। तो अब ना यहाँ पे मैं h की वैल्यू निकालनी है, तो h की वैल्यू को कैसे थीटा से रिलेट करोगे, तो यहाँ पे h और l, तो h और l को रिलेट करना है तो आप बता सकते हो कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा ना फॉर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब ये बोल रहे हैं कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ना, ये जो एंगल, ये एंगल ऑफ बैंकिंग जो है वो वैल्यू का बहुत स्मॉल है, तो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो क्या होगा, थीटा का वैल्यू विल बी अप्रोक्स टू व्हाट साइन थीटा, या साइन थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज थीटा, क्लियर। एंड टेन थीटा जो है उसका वैल्यू अप्रोक्स टू क्या है, थीटा है। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों का वैल्यू थीटा ही है, तो इससे मतलब आपको ये निकलेगा कि साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ये होगा क्वेश्चन नंबर 3, है ना, अगर एंगल स्मॉल है तो। सो विद दैट इफ यू आर कंसिडरिंग, तो आप क्या कर पुट कर सकते हो, किसको पुट करोगे, पुट इक्वेशन 1 एंड 2, कहां पुट करेंगे हम लोग, इन इक्वेशन नंबर 3। एंड व्हाट डू वी गेट, साइन थीटा की वैल्यू हमको क्या मिले, h अपॉन l मिला है, क्लियर। टेन थीटा की वैल्यू क्या मिले, v स्क्वायर अपॉन rg मिला है। आपको निकालना क्या, h का वैल्यू निकालना है, तो v स्क्वायर इंटू l अपॉन क्या होगा, ये rg हो गया। और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा हुआ ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है, ठीक है। दैट पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, v स्क्वायर, v का वैल्यू कितना हमारे पास 40/3 है, तो 40/3 इंटू 40/3 अपॉन r का वैल्यू कितना है 400 है, इंटू कितना हो गया, g का वैल्यू कितना है, g का वैल्यू 9.8 ले लेते हैं, चलो ठीक है 9.8 ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये 40 इसको कैंसिल होगा तो 40 क्या हो गया, 40 10 जा हो गया ये, तो ये 10 4 जा हो गया, क्लियर। तो अब अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगा 4 हो गया, डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9 इंटू क्या होगा 9.8 हो गया। तो अभी देखो ये 4 हो गया, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81 एंड 7 क्या होगा 88 हो गया, करेक्ट।
सो अब अगर इनका कैंसिलेशन करोगे ना, या 2 वगैरह से जो भी कैंसिलेशन करना है, तो ये 0.045 होगा, फिर 0.4 होगा, ठीक है। अब अगर फाइंड आउट करना है तो यू कैन सी ये हाइट होगी, तो एज यू कैन सी ना इतना मीटर हाइट है ना 0.04, तो एक्चुअल में आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो यू कम टू नो 4.5 समथिंग। तो ये जो इंक्रीमेंट है ना वेरी स्मॉल क्वांटिटी में ना 5, 6, 7, 8 सेंटीमीटर में, समझ आ रहा। टू नेगोशिएट this means to move with the speed of or to velocity, speed ही better होगा, 40/3 मीटर पर सेकंड और 48 किलोमीटर पर आवर। टू नेगोशिएट दिस कर्व, सो क्या करना है उस टाइम पे आपको आउटर एज को इतने हाइट से क्या करना पड़ेगा, रेस करना पड़ेगा, देन इट विल बी एबल टू मूव वेरी सेफली और विद द ऑप्टिमस वेलोसिटी इट कैन मूव विदाउट एनी वेयर एंड टेयर। सो ये जो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्कस किया है, ये सारी चीजें बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर थी, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पे हम ना फ्रिक्शन को कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ यू कहते फ्रिक्शन की वजह से हमें सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, तो वैसे वाले क्वेश्चंस किए थे। तो जितने भी क्वेश्चंस आज हमने किए हैं, ये क्वेश्चन सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप व्हाटएवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।